सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूं। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है, आप पहले उसको जाके पढ़ लीजिए। आज बातें उस पार्ट 1 के आगे से होंगी। आज की हमारी हेडिंग है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में कैसे जानें। देखिए, अतीत की जानकारी, अतीत मतलब बीता हुआ कल, और इतिहास तो आप जानते ही हैं कि अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को ही इतिहास बोला जाता है। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उनको पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। लैटिन वर्ड क्या है? मेनू। इसका मीनिंग क्या है? हैंड। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। यहाँ आपकी बुक में एक इमेज भी बनी हुई है पांडुलिपि की। इस इमेज को आप देख लीजिए। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ मतलब पेज है ये। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को आप यहाँ देख सकते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, जिन्हें टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज भी कहा जाता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, मतलब उस समय जो साधारण लोग हुआ करते थे, आम लोग, वो लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे आपस में बातचीत करने के लिए। अब अतीत के बारे में जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शंस। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। मतलब शासक लोग क्या कर रहे हैं? एक लेख लिखवा रहे हैं जिससे कि लोग उनको पढ़ सकें और उनका पालन कर सके, उनको देख सके, पढ़ सकें और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, लिखवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। राजा जितनी भी लड़ाइयाँ जीतते थे उनका लेखा जोखा रखते थे। मतलब इन अभिलेखों के माध्यम से वो लिखवाते थे कि हमने इस जगह पर विजय प्राप्त करी है। ये उनको गर्व भी होता था और ये उनका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता था पुराने समय में। ये आपकी बुक में एक इंस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक चित्र बना हुआ है। इसको देखिए, इस तरह के कुछ अभिलेख दिखा करते थे। इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें खुदवाई हुई हैं राजा ने अपनी लिपि में, जो उस समय चलती होगी, जो भी लिपि चलती होगी। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखवाया गया था। इस शासक के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख
इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इस अभिलेख में दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है, यूनानी तथा अरामेइक। इसके अलावा अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। वो ढूंढते भी हैं इनको कि ये कहाँ कहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरियंस किसका प्रयोग करते हैं? सोर्स शब्द का। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी सोर्सेस का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ इमेजेस बनी हुई हैं। इन इमेजेस को समझ लीजिए। लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, एक पॉट है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं राइट हैंड साइड क्या है? एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वन पास्ट और मैनी, अतीत एक या अनेक। क्या आपने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यहाँ पास्ट का यूज प्लूरल में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों, हर्डर्स और फार्मर्स का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। सबके जीवन देखिए अलग अलग हैं, किसी के जीवन में समानता नहीं है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। डाइवर्सिटी थी लोगों के अंदर। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ऐसा नहीं है कि कोई पास्ट में कुछ अलग लोग रहते थे, जैसे आज डिफरेंसेस हैं वैसे तब भी हुआ करते थे। इसके अलावा एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, मतलब बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जान गए हैं इनके बारे में। देखिए, राजा जी के बारे में तो हम जान गए, क्योंकि राजा जी ने अपना अभिलेख बनवाया, इंस्क्रिप्शन बनवाया, उन्होंने अपनी विजयों के बारे में सब लिख दिया उसमें। लेकिन जो नॉर्मल पीपल्स थे, उन्होंने तो अपने जो काम थे उनका कुछ ब्यौरा दिया ही नहीं है, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है उनका। तो उनके बारे में हम कम जानते हैं एज कंपैरिजन टू रूलर्स। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर। हेडिंग क्या है? व्हाट डू डेट्स मीन,
तिथियों का मतलब, तारीखों का मतलब क्या है? अगर कोई आपसे तिथि के विषय में पूछे तो आप शायद उस दिन की तारीख, महीना, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बता देंगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन के आगे से वर्ष की गणना की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब इस बॉक्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। लेटर्स विद डेट्स, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसवी लिखा पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। कभी कभी AD की जगह पर CE तथा BC की जगह पर BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य क्या है? बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले है। अब इस बॉक्स को समझ लीजिए, एल्सवेयर को, अन्यत्र। इसको क्यों डाला गया है किताब में? इसमें विदेश में घटी ऐतिहासिक घटनाओं को आपको बताया जाता है। इसको समझिए, यहाँ पर 2 चित्र हैं। एक पर लिखा है टॉलमेस और एक पर लिखा है क्लियोपैट्रा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। कैसी कहानी है इसको समझ लीजिए, छोटी सी स्टोरी है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। अब यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ भी हैं, इनको समझ लीजिए। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 ईयर्स एगो, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। द फर्स्ट सिटीज ऑन द इंडस 4700 ईयर्स एगो, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। सिटीज इन द गंगा वैली, अ बिग किंगडम इन मगध 2500 ईयर्स एगो, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। द प्रेजेंट अबाउट 2000 AD CE। यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं
वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं भगवान जी से हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।